जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एनआईए ने करारी चोट की है। एनआईए की टीम ने एक साथ 45 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें ज्यादातर ठिकाने जमाते इस्लामी के हैं। जिलों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापे। आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप। टेरर फंडिंग पर करारी चोट। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर में एक साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। इसमें श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बड़गाम, राजौरी और शोपियां शामिल हैं। जेईआई के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। जेईआई के सदस्य गुल मोहम्मद वार के आवास पर छापे। जे&के पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जेईआई साल 2019 से ही प्रतिबंधित संगठन में शामिल है। दरअसल 10 जुलाई को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं 9 जुलाई को जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी कनेक्शन को लेकर अपने 11 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। जेईआई भी प्रतिबंधित होने के बावजूद आतंकियों की मदद करने में जुटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त के लिए किसानों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। कल पीएम मोदी किसानों के लिए 9वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के किसानों का इंतजार खत्म। सम्मान निधि की 9वीं किस्त होगी जारी। सोमवार को पीएम मोदी जारी करेंगे राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। इसके तहत 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश भर के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने खुद किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी करने की जानकारी दी है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुझे कल दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बता दें, पीएम किसान योजना में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि किसानों को दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीएम गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जय मीनेश विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कोटा के रानपुर में 15 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में विश्वविद्यालय बनेगा। तो इसके साथ ही सीएम ने जयपुर के प्रतापनगर में 4 करोड़ की लागत से बने आदिवासी मीना गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। हॉस्टल में 150 छात्राओं के रहने के लिए 75 कमरे बने हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 123 कॉलेज खोले, इनमें 32 गर्ल्स कॉलेज हैं। 500 से ज्यादा छात्राएं होने पर कॉलेज खोलने का फैसला किया। बालिका शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुकीर्ति योजना हमने शुरू किया। महात्मा गांधी के नाम पर इंग्लिश स्कूल खोले। कि हाकम बदलता, हुक्म नहीं बदलता। सदियों से हाकम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, पर जो एक हुक्म दे दिया किसी सरकार ने, पहले हाकम हुआ करते थे तो कहावत थी हाकम बदल जाए पर हुक्म नहीं बदलता, क्योंकि हुक्म तो जो दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। तो जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया गया LOI, तो सरकार बदलते ही उसको विड्रॉ करने का क्या तुक था, ये समझ के परे है।
शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। जमाना बदल गया है, 21वीं सेंचुरी आ गई है, आईटी का उपयोग होता है, इंटरनेट के बगैर अपन रह नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से, पूरा ज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उसमें जो जाति के लोग, जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो संप्रदाय के लोग जो शिक्षा में जोड़ देंगे, वो समाज आगे बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमने 2.5 साल में खोल दिया 123, उसमें 32 गर्ल्स कॉलेज। और ये अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है कि जहाँ 500 बच्चियों की स्कूलों के अंदर, कस्बों में और बड़े गांव में भी, मान लीजिए कहीं भी होगी, 500 लड़कियाँ जहाँ पढ़ रही होगी, वहाँ पे उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन में हम कितना जोर दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के लड़के के साथ में लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। और जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर अगर महिला शिक्षित होती है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ अनुशासन, वहाँ के विकास का आयाम अलग तरह के होते हैं। आने वाले वक्त में तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, लंबी कहानी है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता। कल भी मैंने वीसी की थी, पब्लिक के लिए ओपन की थी, हो सकता है आप मैंने कहीं सुनी हो उसको। तो उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कब स्कूल खोलनी है, कब कॉलेज खोलनी है। धारीवाल जी बराबर कहते रहते हैं कि जो हमारे कोचिंग क्लासेज हैं कोटा में, वो जल्दी खुलनी चाहिए। तो ये जहन में है और मैं समझता हूँ जल्दी जो कमेटी बनाएगी वो फैसला करेगी। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तब आदिवासी वर्ग की मांगें पूरी होती हैं, जबकि दूसरी पार्टी की सरकार इन्हें कुछ भी नहीं देती। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सरकार के कार्य गिनवाए। काम शुरू करना चालू किया समाज की तरफ से उस विश्वविद्यालय को निर्माण के लिए, तो एकदम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही वो एलओआई को खारिज कर दिया गया। 5 साल तक लगातार ये चप्पल जूती रगड़ते रहे उस सरकार के सामने कि साहब हमारी एलओआई चालू करो। मैंने इनसे जब भी कहा, मैंने कहा तुम सब्र कर लो, आप लोग सब्र कर लो, सरकार हमारी बनेगी और हमारी बनते ही हम साल भर में आपको एलओआई वापस देंगे। 123 नए राजकीय महाविद्यालय पिछले 2 सालों में राजस्थान में खोले गए हैं, जहां 2018 तक हमारे प्रदेश में 230 सरकारी महाविद्यालय पूरे प्रदेश में संचालित थे। और पिछले 2 सालों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो विजन है कि उस शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक, उनके गांव के नजदीक, उनकी तहसील मुख्यालय पर कॉलेज की सुविधा मिले। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के कारण मजबूरी में कराई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे कम, नुकसान ज्यादा हैं। DMSCE बीकानेर के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन के साइड इफेक्ट। DMSCE बीकानेर का 9 राज्यों में सर्वे। मोबाइल से पढ़ाई के परिणाम घातक। कोरोना की जानलेवा लहर के चलते पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते ज्यादातर बच्चे या तो आलसी हो रहे हैं या फिर वो मोबाइल में दूसरी एक्टिविटीज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साइड इफेक्ट्स अब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी दिखने लगे हैं। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने राजस्थान सहित 9 राज्यों के 607 लोगों पर इसका सर्वे कराया, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल ना खुलने के कारण होने वाली परेशानियों से हमने इस पर रिसर्च की है और उसी रिसर्च पे हमने रिजल्ट निकाले। ये रिसर्च हमने पूरे भारत में की है। भारत का मतलब है कि राजस्थान, तेलंगाना,
दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में से लगभग 2400 प्रतिभागियों के आधार पर हम लोगों ने रिसर्च निकाली है। और रिसर्च में ये आंकड़े सामने आए हैं कि वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, साथ साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अभिभावक भी मान रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। रिसर्च में 73% लोगों ने माना कि स्कूल ना जाना, परीक्षा ना देना, ज्यादा आराम और ऑनलाइन क्लास के नाम पर वीडियो गेम्स या अनर्गल वेबसाइट देखना बच्चों का नया रूटीन बन गया है। डॉक्टर बिस्सा के अनुसार इससे बचने के लिए ब्लेंडेड लर्निंग तकनीक भी एक विकल्प हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन के कारण वो हिट एंड ट्रायल मेथड मिसिंग है। केवल और केवल रिप्रोडक्टिव टास्क हो रहे हैं जिसके अंदर मैं जैसा कह रहा हूँ उसको करते रहो। क्रिएटिविटी कमज़ोर, संस्कार कमज़ोर। यदि आप स्कूल को 2 दिन ब्लेंडेड लर्निंग के मोड में खोलते हैं, 4 दिन आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम जाए तो सही, संस्कार तो सीखे, 2 लोगों से मिलना तो सीखे, बात करना तो सीखे। बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, इसलिए उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उसके कारण आलस्य बढ़ रहा है। ऐसे में शोधकर्ताओं के साथ अभिभावकों ने भी माना है कि अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जाना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। अगर जल्द ही इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ज्यादातर बच्चे शिक्षा और संस्कार से दूर होकर गलत रास्ते पर जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम। झुंझुनू में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर रेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता के भाई के सामने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया था। दौसा में सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे के पास एक पेड़ पर शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के दोनों हाथ कपड़े से बंधे हुए थे। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। अजमेर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का अपहरण कर मारपीट कर 3.25 लाख की लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी से उसके सोने की चेन और गाड़ी भी लूट ली गई। फिलहाल मामले में अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर काला जठेड़ी ने पूछताछ के दौरान कई राज खोले हैं। पूछताछ में पता चला है कि काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा के साथ उसकी शादी हो चुकी है। इन दोनों ने उत्तराखंड स्थित हरिद्वार में आपसी सलाह से विवाह किया और उसके बाद ये दोनों कनाडा शिफ्ट होने के फिराक में थे। डूंगरपुर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध शराब से भरी एक कार जब्त की है। साथ ही कार ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। कार से 7 कार्टन शराब जब्त की है। डूंगरपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 29,000 रुपए भी जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा किंग गैंग के 7 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 3 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों से लोकल एजेंट और अन्य साथियों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाया और 60,000 रुपए की नकदी और अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। जयपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने के कारोबार का पर्दाफाश किया है। बेनाड रोड पर एक मकान में कार्रवाई के बाद 200 रुपए के नकली नोट बनाने वाली मशीन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में 2 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से सांगड़ थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।